बांग्ला, असमी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती। और कितनी कितनी सीटें बताई आपने अभी? 4300 कुछ एमएलए सीटें हैं टोटल हिंदुस्तान की, इंडिया की, और 545 एमपी सीटें। ये सारा इसके, हाँ 543 हाँ। अब इसके साथ जैसे पंजाब है तो पंजाब में 13,006 सरपंच हैं, हरियाणा है तो हरियाणा में 7,000 सरपंच हैं, महाराष्ट्र में मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। हिंदुस्तान की जो भी पोस्ट इलेक्टेड है, जिसको वोट दे के चुना जाता है, सरपंच से लेकर के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सारी इन सारी पोस्टों का अप्रेजल होगा उस सिस्टम में। अप्रेजल समझते हो आप? अप्रेजल ये है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो मान लो, तो वो कंपनी आपका साल के एंड में हिसाब किताब लगाती है कि आपने जितनी तनख्वाह ली उतना कंपनी को कमा के दिया कि नहीं दिया। अगर आपने उससे ज्यादा कमा के दिया तो आपको प्रमोशन देंगे, नहीं कमा के दिया तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे, और ठीक काम किया तो चलने देंगे। इसको अप्रेजल कहते हैं। जितनी हिंदुस्तान में नौकरियां हैं, प्राइवेट या सरकारी, सबका अप्रेजल होता है। इवन डीसी डीएम का भी होता है, एसपी का भी होता है, बट इफेक्ट नहीं होता, बट सिस्टम बना हुआ है, उसको एसीआर बोलते हैं। हाँ, मतलब एक कांस्टेबल का भी है, एसपी का भी है, डीएम डीसी का भी है, सबका है। कोई भी सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट या बैंक में काम करने वाला या कहीं भी काम करने वाला। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री का अप्रेजल ही नहीं है। 5 साल के लिए चुना, तनख्वाह है, अलाउंस है, सब कुछ है, हिसाब कोई नहीं है कि क्या काम किया, कितना नहीं किया, नहीं किया तो कार्रवाई क्या है। ऐसा सिस्टम उसमें हमने इसको बनाया कि जितने एमएलए हैं उन सबका अप्रेजल करेंगे। हाँ, हो सकता है वो अपने को छोड़ेंगे नहीं लेकिन बनाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कि 543 एमपी का अप्रेजल, सारे एमएलए का अप्रेजल, जिस बात को ये एजेंडा रख करके चुने गए थे वो पूरी की कि नहीं की। और 365 दिन चलेगा, ये नहीं 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता लोगों को। डेली अप्रेजल का हिंदी वर्ड डॉक्टर साहब पता है क्या? मूल्यांकन उनका डेली लेवल पे। भाई बच्चों को स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, इनको क्यों नहीं मिलते? और ये मार्क्स कोई और नहीं देगा। आप लोग किस सीट से हो, मतलब किस स्टेट से हो? यूपी में कहां से? उन्नाव। तो उन्नाव के एमएलए का अप्रेजल उन्नाव के वोटर ही करेंगे, लखनऊ के या कानपुर के वोटर नहीं करेंगे, पर्टिकुलर उसी विधानसभा का। इसीलिए ऑथेंटिसिटी है। मतलब 4000 एमएलए का अप्रेजल हो रहा है तो उनकी विधानसभा के लोग ही उनका मूल्यांकन करेंगे, नहीं तो वो आरोप लगा देंगे ये तो प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल कोई और बैठ के कर जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे होता है। वो बात कहीं की हो रही है, कहीं के लोग आके बात कर रहे हैं। जो भी होगा ऑथेंटिक होगा, और वोटर ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। वोटर लिस्ट में अगर है तो वही कर सकता है। तो अगर महाराष्ट्र की ये वर्धा के एमएलए का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वर्धा के वोटर ही कर पाएंगे, पुणे के वोटर या नासिक के वोटर नहीं कर पाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र के सीएम का अप्रेजल कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सारे करेंगे, या इंडिया के प्रधानमंत्री का कर रहे हैं तो सारे करेंगे। ऐसा वो सिस्टम है डिफाइन, कि जिसका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही करेगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा डिसाइड करती है। एजेंडा तो डिसाइड करना चाहिए वोटर्स को, वो तो कभी पूछा नहीं जाता। तो वो हमेशा ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिससे उनको वोट मिल सके। किसी भी पार्टी का मेन काम ये होता है कि 5 साल जैसे ही पावर में आए, वो अगले 5 साल अपने लिए काम नहीं करते, हमारे लिए, लोगों के लिए। वो ये काम करते हैं कि अगले 5 साल सरकार में कैसे बने रहे। पहले दिन से ये होता है। और वो पॉलिसी यही बनाते हैं कि जिनसे वोटर्स को अपने साथ या अपने लोगों को खुश करके जोड़ के रखो। सिर्फ यही टारगेट है कि अगली बार इलेक्शन कैसे जीते। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुली लोगों के साथ काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपका डायरेक्शन ही यही है कि मेरे को अगली बार चुन के आना है। उसके लिए आपको गलत लोगों की सपोर्ट करनी है तो गलत लोगों की सपोर्ट करो, किसी का नुकसान करना है वो करो, किसी स्पेसिफिक बंदे का फायदा करना है तो वो करो।
तो इस सिस्टम की वजह से कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक पार्टीज के दिमाग में ये रहेगा अगली बार चुन के आना। अब आप इस सिस्टम को तो बदल नहीं सकते। अब कोई 500 एमपी तो चुन करके भेज नहीं लोगे तो क्या करें। तो इसका एक अच्छा तरीका जो ढूंढा है, आप उनसे एजेंडा सेट करने की पावर छीन लो कि जिस मुद्दे पे एजेंडा चलेगा इलेक्शन में, वो एजेंडा वो डिसाइड ना करें, वो उस इलाके के वोटर करेंगे। अगर करनाल विधानसभा का मसला है, रोहतक विधानसभा का मसला है, या उन्नाव विधानसभा का मसला है, या नासिक विधानसभा का मसला है, तो वहीं के वोटर्स उस मसले को बनाएंगे और उस पर अपनी वोट देंगे कि ये 1 लाख वोटरों ने मसला दिया है, ये नासिक का एजेंडा है। आपको सारी पार्टियों को जिसको ये मानना है वो यस करे, जिसे नहीं मानना है वो हट जाए। तो एजेंडा सेटिंग जब हमारे हाथ में आएगी, जो लोगों के हाथ में आएगी, तब आप मैटर ही नहीं करता कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई पार्टी है, हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए, कोई बैठा हो। तो हमें ऐसी एक सिस्टम, ऐसी मैकेनिज्म बनाना है, लगभग बना लिया है, लॉन्च करना है, तो जिससे आपके ऊपर एजेंडा थोपा ना जा सके मैनिफेस्टो के नाम पे कि भाई ये इनको 1000 रुपए दे देंगे, इनको 2000 दे देंगे, इनको ये दे देंगे, खैरात बांट देंगे। हम एजेंडा अपना बना के दे रहे हैं कि ये एजेंडा है। 2 लाख वोट होती है एक एमएलए की सीट में, 2,20,000, 2,30,000, 1,90,000 से लेके 2,30,240 तक की विधानसभा होती है। यूपी बड़ी स्टेट है, वहां 3.5 लाख तक। बाकी जगह 2 लाख वोट है हर एक विधानसभा में। 2 लाख वोट में से 60% वोट पोल होती है ऑन एन एवरेज इंडिया में। 60% होती है 2 लाख की, 1,20,000। 1,20,000 वोट फैसला करती है कि अपना एमएलए कौन होगा उनका। इस 1,20,000 में से 2-3 मेन पार्टियां होती हैं। अगर हरियाणा है, अगर पंजाब है तो अकाली, बीजेपी, कांग्रेस, 3 पार्टियां। हरियाणा है तो आपकी फिक्स वोट नहीं है, पक्की, जिनकी जो ये बोले कि अपन टकसाली उस पार्टी के हैं, वो नहीं, वेव है, मे और मे नॉट भी, या तो सारा नहीं तो कुछ नहीं। तो हरियाणा है तो आईएनएलडी के कुछ हो गए, कुछ कांग्रेस के हो गए, कुछ बीजेपी के हो गए, जो पक्की वोट है। ये पक्की वोट हर एक सीट पे डिपेंड करती है। वहां 3 पार्टियां, 4, अगर 3 है तो ये 70-80 हजार वोट तक पक्की वोट है, जो सिंबल के साथ है, जिन्होंने बंदों ने कान में रुई और आंख पे पट्टी बांधी हुई। इनको ज्ञान नहीं दे सकते, ये भगत है हर पार्टी के। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना कोई बदलाव ला सकते। इनको साइड पे कर दो। 80,000 साइड में कर दिए, 1,20,000 में से बचे 40,000। इस 40,000 ने उस इलाके का एमएलए बनाना है। वोटर 2 लाख है, फैसला लेने की क्षमता और पावर सिर्फ 40,000 में। हमारा जो सिस्टम है इस 40,000 को ही टारगेट करेगा, बाकी छोड़ देगा। इस 40,000 ने जिसको वोट 15-20,000 ज्यादा डाल दी, उसका एमएलए। इस 40,000 के दिमाग में सही एजेंडा इस प्रोजेक्ट के थ्रू वेट करेंगे। आप ये लगा लो 40,000, इन 40 में से भी अपने को 15-20,000 वोट चाहिए, पूरी 40 भी नहीं चाहिए, इतने पे ही काम हो जाता है। 2014 की जो इलेक्शन थी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, उस इलेक्शन में विपक्ष से बीजेपी को, मोदी को, एनडीए को सिर्फ 1.5 करोड़ वोट ज्यादा मिली थी। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख वोट से प्रधानमंत्री बना वो। इतना ही फर्क है खाली। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टेट की नहीं। अगर आप 1 करोड़ 10 लाख को स्टेट वाइज बांटोगे तो 10-10 लाख आएगी, इससे 10-10 लाख आएगी। मतलब इतनी कम वोट से ही बदलाव हो जाता है, क्योंकि सही लोग वोट नहीं डालने जाते। मेजोरिटी ने 2 लाख वोट थी, वोट डालने 1,20,000 के। तो हमने इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को भी लिंक करना है, अपने साथ जोड़ना है, जो अभी तक वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे गलत हैं, सिस्टम खराब है, हम जाके लाइन में लग के कहाँ वोट डालें, कोई फायदा नहीं। बट वो इस मैकेनिज्म में अपने घर बैठे अपना ठप्पा लगा सकते, अपनी गिनती इंक्लूड कर सकते। सिर्फ 1 करोड़ वोटर जिस दिन हमने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया, आप समझ लो हिंदुस्तान का कोई भी मसला ले आना 24 घंटे में हल हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही चीज से डरती हैं, परसेप्शन। अगर आप उनका परसेप्शन खराब कर दो कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, उनसे कुछ भी करवा लो, उल्टा खड़ा करवा के नाच नचवा लो, नाचेंगे।
लेकिन अगर आप उनको ये डर नहीं दिखा पाए कि आप उनको इलेक्शन हरा दोगे, तो आप कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पावरफुल चीज हो, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पार्टियां नहीं डरती। कहती कितने लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, वोट हमारी कितनी काट देंगे, ये उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन जब आप डिवाइडेड, मतलब एक विधानसभा में 10,000, अगली में 10,000 फिक्स उस रेट में उड़ाते हो, तब किसी भी की सरकार बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। फर्क पड़ता है। फर्क, हाँ, वो डिसीजन मेकर है वहां पे। वही अगर 2 लाख वोट एक ही जगह की हो, फिर नहीं पड़ेगा। पानी पानी देना भाई। गरम है। तो एक हो गया वोटर का, वो लोगों का, इसका एमएलए एमपी का मूल्यांकन। दूसरा हो गया एजेंडा सेटिंग, कि हमें जो मुद्दा चाहिए, जो इन पार्टियों से या सरकारों से कराना है, वो चुनाव का मुद्दा बने, ना कि इनके बनाए हुए कमरे में बैठे हुए मुद्दे, कि जो अपने अपने ये मुद्दे बना करके हमारे ऊपर थोप देते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन। कोई भी लड़ाई बगैर कम्युनिकेशन के नहीं लड़ी जा सकती, कि हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सर्टेन ग्रुप के हैं, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये एक पूरी दुनिया में एक बिरादरी है, ये उसी को बिलोंग करते हैं, अपना कुछ भी नहीं। यूट्यूब है, ये सारे एक धड़े के या एक ग्रुप के। जिस दिन आप उस धड़े या ग्रुप के खिलाफ बात करने लगोगे, ये आपको वहां पे खत्म कर देंगे। मैं मोदी की पॉलिसी से 200% डिसएग्री करता हूं, बट इलेक्शंस में लैरी गैग को कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिली, यूट्यूब का जो मालिक है एबीसी का, कि बीजेपी को डाउन करना है, तो पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूब पे बीजेपी के खिलाफ वाला कंटेंट अपने आप ऊपर आ गया। वो अपने से उनके तालमेल नहीं बनते, हम एंटी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हो रहा था, मतलब उनको कांग्रेस सूट लगेगी तो कांग्रेस को उठा देंगे, बीजेपी सूट लगेगी तो बीजेपी को उठा देंगे। इसलिए हम अपना सिस्टम बना रहे हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज्म कि जिससे आज हमें अगर कोई प्रोग्राम करना है, हरियाणा की 90 विधानसभाओं में करना है, तो एक जगह प्रोग्राम होगा, 2 आदमी उस प्रोग्राम को 5 आदमी करेंगे, और वो 90 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा में 10,000 आदमी उसको अटेंड कर सकता है और 2 वे पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 तरफा। यूपी में करना है तो आपके यहाँ 406 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभाओं में एक साथ एक ही लेवल पे प्रोग्राम कर सकता है, और वो 2 तरफा हो सकता है, दोनों तरफ से बात हो सकती है, कम्युनिकेट करा जा सकता है। ऐसा पूरी 4,300 विधानसभाओं का एक नेटवर्क बना लिया, और इसमें से कुछ भी उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। चौथा और आखिरी, सत जानते हो आप लोग? सत चौपाल, पंजाबी में सत, चौपाल पता है ना? चौपाल जानते हैं। अब तक सारे मसले चौपालों पे डिस्कस होते हैं, ठीक है? चौपाल लगी, गांव के लोग आए, वहां पे बात करी, अपनी अपनी राय दी और बात कर ली, और एक राय बन गई। जब से सोशल मीडिया आया, तब से राय अपनी है ही नहीं, वहां से कहीं से बनाई हुई रेडीमेड राय आती है और वो फ्लोट कर दी जाती है, और वो इतनी ज्यादा आती है, 50-50, 100-100 तरह के लोगों की राय, और वो आपके दिमाग में जगह बना लेती है। आप 10 रील 50 रील देख रहे हो, उसके बाद आपके दिमाग का हाल क्या होता है? एक बार आपने देखी अच्छा कोई इमोशनल वीडियो, आप इमोशनल में चले गए,
फिर एक देखी लड़ाई झगड़े वाली, फिर लड़ाई झगड़े में चले गए, फिर वो कहीं और कोई रील आ गई, आपने 2 मिनट में 4-5 रीलें देख ली। तो एजेंडा तो उस कंटेंट को जो आप तक पहुंचा रहा है उसने अपना दिमाग में डाल दिया। तो हम इसको ट्रेडिशनल की तरफ ले आए कि अब चौपाले तो जाके गांव में नहीं लगवा सकते, लेकिन ऑनलाइन करा देते। तो देश के जितने गांव हैं 10 लाख से ज्यादा, सारे ऑनलाइन। उस गांव के जितने वोटर हैं वो आके वहां अपनी चौपाल कर सकते हैं। चाहे उस गांव का आदमी अमेरिका में बैठा हो, चाहे उस गांव का आदमी गुड़गांव में बैठा हो, चाहे उस गांव का आदमी दिल्ली में बैठा हो, वो अपनी गांव की चौपाल में पार्टिसिपेट कर सकता है, बात कर सकता है। तो गांव लेवल पर चौपालों में जो एजेंडा बन के आएगा वही एजेंडा ऊपर तक ट्रैवल कर जाएगा। ऐसे ही शहरों में मोहल्ले का कर दिया। वो कितना कामयाब होगा, क्योंकि मोहल्ले में कभी इस तरह की मीटिंग होती नहीं, बट चौपाले होती गांव। तो जो राय आई है लोगों की वो ग्राउंड जीरो से चौपालों में डिस्कस हुआ, वहां से जो राय बनी 4-5 पॉइंट पे, वो अपने आप जिले पे आ गई। जिले पे सारी चौपालों की राय इकट्ठी हुई, उसमें से कॉमन आ गई, वो ऊपर चली गई। ये सब ऑटोमेटिक होगी। तो एक कम्युनिकेशन, दूसरा कनेक्टिविटी, कम्युनिटी और इंटरेक्शन कि लोगों तक पहुंचना कैसे है, और जितना पॉलिटिकल क्लास है, जो भी चुनी हुई पोस्टें हैं, उन सब का मूल्यांकन, और आखिरी एजेंडा, अपना एजेंडा सेटिंग, रेफरेंडम कि भाई हम जो चाहते हैं उस पर वोट डालेंगे, तुम जो चाहते हो उस पर हम वोट नहीं डालेंगे। वोट हमारी है तो मुद्दा भी हमारा होगा, वोट हमारी, मुद्दा तुम्हारा नहीं होगा। ये पूरा इसका निचोड़ है इस प्रोजेक्ट का। ये कोई भी फोन जो इंटरनेट जिस पे चलता है उस फोन पे ये चलेगा। अगर एंड्रॉयड है एंड्रॉयड पे चलेगा, नॉर्मल फोन है इंटरनेट वाला उस पे चलेगा, एप्पल है उस पे चलेगा, वेबसाइट है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, कोई भी डिवाइस है उस पे चलेगा, बस इंटरनेट होना चाहिए। रजिस्टर वही हो सकता है जिसका वोटर आईडी कार्ड होगा, उससे जुड़ा है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पे आरोप लग जाएंगे फर्जी लोग हैं, क्योंकि वोट को फर्जी कैसे बोलेंगे, उसी से तो जीतते हैं। वोटर आईडी कार्ड से सारे सिस्टम को जोड़ा गया कि जो भी उस विधानसभा का वोटर है वो मेंबर बन जाएगा। ये निचोड़ है उस प्रोजेक्ट का। उम्मीद है अगले साल 6-7 महीने में इसको लॉन्च कर देंगे, तब डिटेल में इसके ऊपर आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों से बात जो करेंगे हिमांशु भाई, अभी तो आप रखिए। ये आप में से बहुत से लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, तो लेकिन राजनीति उनके जीवन को इतना प्रभावित करती है कि बिना उसके उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और बहुत से लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेस्ट है राजनीति करने में। तो जितने लोगों को राजनीति करने में मजा आता है और वो राजनीति करना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में राजनीति तो हम सारे करेंगे, बल्कि कर भी रहे हैं, ये जो है ये भी राजनीति है, उसका हिस्सा है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप में से वो सारे साथी अपने अपने ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। जितने साथी अपने 1000 लोगों में से चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना चाहते होंगे, उनको हम फिर आने वाले टाइम में उसके हिसाब से तैयार करेंगे। बेसिकली समझ गए ना? आप जाना चाहते हो उसमें क्या दिक्कत है? तो चोर भी तो जा रहे हैं ना, हमारे बीच का आदमी जाएगा तो इसमें दिक्कत है। इसमें एक और चीज है, इसमें जरूरी नहीं है कि राजनीति, इसमें मान लो हमारा कोई मुद्दा है, आप और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले के 4 मसले हैं जो पूरे नहीं हो रहे पिछले 10 साल से, वो एमएलए करते ही नहीं है, तो इसके थ्रू हो सकते हैं सॉल्व। कोई हमारे जिले का मसला है, हमारी स्टेट का मसला है, कोई भी जो हमें सरकार से पूरा कराना, तो वो भी होंगे सर। मतलब जो पॉइंट था वो ये है कि ये तो अपना क्लैरिटी हो गई, लास्ट एंड पॉइंट तक की बात हो रही है। अभी कुछ साथियों के सवाल आए थे, मैं हल्का सा जवाब दूंगा, उसके बाद उसमें कुछ ऐड ऑन होगा तो आप करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं, अल्टीमेटली जो उनका क्वेश्चन है 2-3 सवालों का, सेम सवाल था 2-3 लोगों का, कि अगर वोटिंग इसी तरह से होनी है जैसे बिहार में हुई है, अगर ईवीएम का इतना बड़ा लोचा है, अगर सरकारें इस तरह मीडिया को मतलब प्लान करती हैं, अगर इतना कंट्रोल उनका इस पूरे सिस्टम के ऊपर है, तो हमारा इससे इस सिस्टम से कैसे थ्रेटनिंग कैसे होगी? हालांकि उसका जवाब हिमांशु भाई ने दे दिया एक पॉइंट में, तो कि सरकारों का ईवीएम का प्रोपेगेंडा हो, या उनका पुलवामा करवाना हो, या दिल्ली बम ब्लास्ट करवा के चुनाव जीतने की तैयारी करना हो,
या कोई और चीज हो, इस तरह का प्रोपेगेंडा ये तब तक ही चल पाएगा जब तक पब्लिक में उस प्रोपेगेंडा से संबंधित कोई परसेप्शन बन रही है। परसेप्शन नहीं बन रही है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। इसलिए उनको परसेप्शन बनाने के लिए ही मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। यहां पे हम लोग आपको एक अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग अपना कंट्रोल्ड मीडिया हाथ में दे रहे हैं, हर आदमी के हाथ में, पूरे के पूरे समाज के जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये इसमें कुछ ऐड करना है? बेसिकली जो सरकारों का और पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। चैनल उनके पास हैं, अखबार उनके पास हैं, और अखबार पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने, टीवी देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पे उनके पास प्रोपेगेंडा आर्मी है बड़ी बड़ी। तो हम लोग अपने एजेंडे को उठाएं कैसे? जिन मीडियम्स पे या जिन माध्यम पे उठाया जा सकता है वो तो कंट्रोल्ड है। इसलिए ये मीडियम जो हम बना रहे हैं ये असल मुद्दों को उठाएगा, उनके परसेप्शन की काट है उसके ऊपर जाएगा। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का टर्म है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लो रात के खाने का टाइम हो रहा है, ठीक है, और हम सबको भूख लगी है तो हम खाना खाने बैठ गए, और हम सबको दो दो चपाती दो दो रोटी मिल गई। हमने सबने एक रोटी खाई, उसके बाद हमसे पूछा गया क्या आप और लोगे? मैंने कहा एक खा लिए, एक रखी है, इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब आपने वो एक रोटी नहीं खाई थी तब आपको भूख ज्यादा लगी थी। आपने एक खा ली तो आपको भूख लगी है, बट उतनी नहीं लगी जितनी बिना एक खाई थी। ठीक है, समझ आया? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब डिमांड है, एक रोटी की डिमांड है, दो की नहीं है, क्योंकि एक खाली है। तो सोशल मीडिया इस दौर से गुजरने वाला है। कैसे? YouTube पे लोग पहले आधे घंटे का वीडियो देखते थे 5 साल पहले, फिर देखने लगे 5 मिनट का, फिर देखने लगे YouTube ने निकाला 180 सेकंड की रील, फिर वो देखना बंद कर दिया। फिर लोगों ने किया 90 सेकंड की रील, फिर 90 सेकंड से आ गए 60 सेकंड 60 सेकंड की रील पे, 60 सेकंड से आ गए 45 सेकंड की रील पे, 45 सेकंड से 30 सेकंड पे, 30 से 15 सेकंड पे अब चल रहा है। अब जो अटेंशन टाइम है लोगों का, दिमाग का, कि कितनी देर तक वो कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी एक चीज पे, वो 15 सेकंड है। अब इस 15 सेकंड के बाद क्या होगा? आधे घंटे से 15 सेकंड पे आ गए, तो इसके बाद जो होगा वो हम बना लें, क्योंकि अब हम नहीं जाने देना चाहते कि वो नई चीज भी वो बना ले, उनका कंट्रोल आ जाए इसके ऊपर। मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये लोग ना, जो हिमांशु भाई कह रहे हैं 15 सेकंड वाले लोग समाज में हैं, लेकिन जो मोर्चे ने जो साथी निकाले हैं ये वो लोग हैं कि अगर मेरी कोई वीडियो ऐसी हो जाए जो 40 मिनट की हो तो कहते हैं मजा नहीं आया यार। 1.5 घंटे से पहले तो कोई वीडियो खत्म हो जाए तो मजा सा नहीं आता इन लोगों को। सोने से पहले लगता है किसी किसी को, सबको ये लगता है। मतलब ये वो लोग हैं जिनका कंसंट्रेशन पावर इतना अल्टीमेट है, इस लेवल का है, ये चीजों को इस लेवल पे समझते हैं। तो आप सारे लोगों को अभी जो आपका अगला टास्क है वो ये है कि अब जब आप समाज में उतरोगे तो पॉलिटिकल एक्यूमेन के लोग खूब मिलेंगे, आपको खूब सारे मिलेंगे। हम उनको कहीं तक कुछ भी सेट कर रहे हो, उनके लिए कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप में से जिस जिसका इंटरेस्ट रहेगा उस पूरे प्रोजेक्ट को समझने में, तो डीपली हम समझाएंगे कि वो कैसे करेगा। प्लेटफॉर्म अपना है, मतलब उस पे 1 2 4 5 नहीं, करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्च होना है उसके ऊपर। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग इसको 1000 करोड़ में भी खरीदने को तैयार है। मतलब उन लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितना देने को तैयार बोले थे, 800 करोड़ 900 करोड़ तो देने को वो तैयार पहले से ही थे। अब उन्होंने ये बोला, लेकिन कंट्रोल उनको चाहिए था कि ये तो पूरे देश का ओपिनियन बदल देगा, ये तो ओपिनियन हमारे हाथ में, जिसके हाथ में ये होगा सरकार वो बना देगा। तो वो बोले कि कंट्रोल हमको चाहिए। हमने स्पष्ट तौर से कह दिया कंट्रोल जनता को देना है, कंट्रोल हमने भी नहीं रखना है। इसका प्योर कंट्रोल ऐसे रहेगा, हर आदमी को अपना सेट करेगा। और ये इस लेवल पे कंट्रोल है कि खाली जिसको, हमने क्या कहा था कि अगली लड़ाई आपकी रसोई, खेत, खलिहान, चौपाल,
घर गांव से लड़ी जाएगी। इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर इनका हथियार मोबाइल रहा तो अगली लड़ाई हम मोबाइल से भी लड़ सकते हैं। ठीक है ना? इसमें ये चीजें मान लो आप आखिर में कोई बंदा बैठा है और उसके पास कोई अपना मुद्दा है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने मुद्दे को देश का या अपने राज्य का, अपने जिले का मुद्दा बना सकता है। ये इसमें छूट है इस सिस्टम में। देश के जितने एक्टिविस्ट हैं उन सारे एक्टिविस्टों के लिए प्लेटफॉर्म, चाहे वो हमारे से सहमत हो या असहमत हो, हम ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि आपके पास अगर पॉजिटिव एजेंडा है कुछ भलाई करने के लिए, आप उसको यूज करो। समझ गए ना आप? मतलब जब सीधी सी बात है, डिबेट चलेंगी, ऑनलाइन डिबेट्स भी हो रही हैं, गांव में जाएंगे, गांव में जाकर के लंबी लंबी डिबेट्स किया करेंगे आने वाले टाइम में। चौपाल में बैठकर गांव के लोगों से पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए कि कीमत वो लगाएं तुम्हारी 5 किलो अनाज, या कीमत हम लगाएंगे अपनी। वो तुमको 1000 रुपए 2000 रुपए रात में वोट की रात को एक बोरा भर के नोटों का दे जाते हैं, उसमें तुम लोग अपनी बच्चों की भविष्य की कीमत लगा लेते हो, या तुमको पूरे 5 साल कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जैसे जैसे हम लोग ऑप्शन देंगे तो मुझे पूरा यकीन है, जो भी 4 साल का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है आज तक, हम इन लोगों के पास इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा दूसरा ऑप्शन, हमारे मतलब इस मोर्चे के एजेंडाज के अलावा समाज के पास दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। क्योंकि इतना गहराई से कोई और संगठन, कोई और आदमी, आपने तो कितने देशों की यात्रा कर ली, कितने स्टेट की, कितने संगठन इस टाइप के हैं, जरा एक बार बताइएगा इन लोगों को कि कितने इस टाइप के लोग हैं। जो मैंने अभी तक देखे 150 के करीब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पर अपने अपने प्रोटेस्ट, अपने अपने मुद्दे उठाने वाले लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया, और उनके पास कोई माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है लड़ने का। अब वही बात आ जाती है ना, कितने दिन कितने लोग बैठ करके डीसी ऑफिस, डीएम ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी मांग, उनकी जो डिमांड है या उनके जो हक हैं वो मारे जा रहे हैं। तो उन सारे हम कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकते कि हमारे को सारा ज्ञान है और सारे मुद्दे हमें पता है, कभी नहीं हो सकते। मैंने तो जब इसको सोचा तब मैंने कि मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा तो मुद्दा ये है कि लोगों के मुद्दे आगे आ जाए। मतलब लोगों को ये रहता है कि मेरा मुद्दा ले लो या मेरा इशू ले लो। मैंने डॉक्टर साहब से भी यही कहा कि अपना तो इशू ही नहीं है, इशू तो ये है कि लोगों के इशू सामने आ जाए। अगर लोगों के असल मुद्दे सामने आ गए तो फिर असल लोकतंत्र है। इसमें चाहे आप ऑर्गेनिक के ऊपर मुद्दा खड़ा करना चाहते हो, चाहे जीएम क्रॉप्स के अगेंस्ट में मुद्दा खड़ा करना चाहते हो, या किसी भी तरह की मिलावट के ऊपर, या किसी भी तरह की ड्रग की दवाइयों के मिसयूज को लेकर के, जो भी मुद्दे हैं, जो भी लोगों तक पहुंचाने चाहिए, वो सारे मुद्दे इसमें लिए जा सकते हैं। कुछ बने की बात है। चौतरफा हम लोगों, देखो ये इन्होंने हमको चौतरफा घेरा हुआ है, हमको भी चौतरफा घेरना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जहाँ कॉर्नर खुला दिखाई देगा वहीं के लिए अपना कोई ना कोई साथी निकल के आएगा जिसने इतने सालों की तपस्या करी होगी। तो मैं इतनी दूर से इतना लंबा समय निकाल करके आए भाई हिमांशु पाठक जी का तहे दिल से अपने मोर्चे की तरफ से बेहद हार्दिक स्वागत और धन्यवाद अर्पित करता हूं। जोरदार एक बार तालियों के साथ और हमारे सिसोदिया जी कहने जा रहे हैं क्या? ताली बजवा दो। हाँ सीख भी लेंगे ना। चलो एक स्पेशल ताली इनके लिए हो जाए। मालूम है कैसे होता है स्पेशल ताली? स्पेशल ताली कैसे होती है? इसमें ऐसा होता है कि मैं जब एक उंगल करूंगा, किसको करूंगा उंगल ऐसे दिखाऊंगा, मतलब तो एक उंगली से 2 होगा तो 2 उंगली से, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, और स्पीड से चालू कर देना है। ठीक है, एक बार स्पेशल क्लैप गो। जैसे करा एक है
धन्यवाद जी क्या कहते हैं करके जो अंदर प्रतिशोध दबा पड़ा था जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 35-40 साल किसी एक राजनीतिक संगठन को दिए झोंकने के बाद देने के झोंकने के बाद पूरा मतलब 30-35 साल किसी संगठन राजनीतिक संगठन को दिए और देने के बाद मतलब उपयोग किया बल्कि शोषण किया उन्होंने। हाँ कंटिन्यू चलन दिए हाँ। सिसोदिया साहब जो भी सोच सकते हैं इस दिमाग से वो संभव है, असंभव होता तो सोच ही नहीं सकते। अगर वो हमारी सोच के परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, सोच के दायरे में आ रहा है तो हम उसे कर सकते हैं। मुश्किल हो सकता है लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सोचा मतलब 8 साल 2 साल पहले आइडिया बनाया कि करें कैसे, फिर कई कंट्रीज को स्टडी किया कि वहां पे किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे सुबह मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड का एक मॉडल है, तो वहां पे फैसले ऐसे ही होते हैं। ज्यूरिख नाम का एक शहर है उनका, उसमें उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी उस शहर की, कूड़ा उठाने की टाइमिंग, गार्बेज कलेक्शन की जो टाइमिंग थी वो 8 बजे से 10 बजे करनी थी। तो वहां की काउंसिल बैठ गई, नगर निगम कहते हैं अपने यहाँ, काउंसिल बैठ गई, कहते हम इस मुद्दे पे इलेक्ट होके नहीं आए इसलिए हम कर नहीं सकते, तो लोगों से पूछना पड़ेगा। तो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एप्लीकेशन थी जिसमें सारा हिसाब किताब आता है, हाउस का, पानी, वाटर सप्लाई सारा, उसमें उन्होंने डाला कि 10 की बजाय 8 की बजाय 10 कर दे, और ये रीजन है क्योंकि स्कूल का ट्रैफिक आ जाता है। मेजोरिटी ने कहा हाँ कर दो, उन्होंने कर दिया। मतलब इतना छोटा फैसला भी वो पूछ के कर रहे हैं। तो मॉडल अलग अलग रूप में चल रहे हैं और इसीलिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा कि इसको दबाने की कोशिश कंट्रोल कर रहे हैं, जो विश्व व्यवस्था की ताकत है। बिल्कुल उनसे टकराव तो होगा ही, कैसे नहीं होगा, कैसे मना कर सकते हैं। उसके जितने उपाय हो सकते हैं कर रहे हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं सोल्यूशन करे जा सकते हैं, लेकिन लगेगी तो भाई ये तो कोई दो राय नहीं है। आप 4300 MLA के दे दोगे और वो चुप रहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ऐसा चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसको जो लोग मैनेज करेंगे, भारत में यदि वो हुए और भारत के लोग अगर उनके सरकार के कंट्रोल में यदि वो और सरकार के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, तो वो ऐसे आदमी की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देंगे जो भी लोग इसको करेंगे। तो पिछले कुछ सालों से इस पे बहुत लंबी ट्रायल चल रही है। तो जो लोग इसको चलाएंगे और ऑपरेट करेंगे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जहां इन रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर का हाथ ना पहुंच सके, एक ही जगह पर अलग अलग कंट्रीज में हमारे साथियों को ऑलरेडी पिछले 5 साल से प्लांटिंग चालू कर रखी है और उनको वहां की नागरिकता ऑलरेडी हमने दिलवा दी है कि वो यहाँ से कंट्रोल होगा ही नहीं। ये काम पहले से करके रखा हुआ है। तो जो इसको कंट्रोल करेंगे वो यहाँ नहीं होंगे। इंटरनेट खाली चाहिए इसके लिए, ना कोई वो इसको रोक सकते। इस पे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया था, दुनिया की सबसे बेहतरीन। मैंने आपको क्या बताया, हिमांशु का भाई किस लेवल पर है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने योद्धा अपने साथ जुड़े होंगे जिनका एक एक कंप्यूटर 40-40 लाख रुपए की कीमत का है। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक एक कंप्यूटर मतलब उनका एक कमरे जितना बड़ा था, पूरा वो रूम है। हिमांशु ने जब उसको खरीद के लाया था तो टम्पो में खरीद के लाए थे। जब उनके कंप्यूटर ये खरीद के लाने पड़ते हैं, अपना क्लाउड, अपना डाटा स्टोरेज, अपना ही मतलब सब कुछ अपना। नथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। कुछ भी सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता है। मतलब क्या है कि सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, खाली इंटरनेट चाहिए। आने वाले टाइम में परमात्मा ने चाहा कुछ करा तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी अगर हाथ में लगी तो वो भी चाहे दे सकते हैं, क्योंकि इनके वाले हथियार से इनको काटने का काम अपने को करना है। और इनके बराबर देखो, व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी, कागज से कागज लड़ेंगे, गुंडागर्दी से लोग लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी लड़ेगी।
आदमी से आदमी, घोड़े वाले से घोड़े वाला, हाथी वाले से हाथी वाला, तीर वाले से तीर वाला, तलवार वाले से तलवार वाला, गधे वाले से गधा वाला, मल्ल युद्ध से मल्ल युद्ध वाला, और रणनीति से रणनीति मल है, और नहीं तो कूटनीति, और नहीं तो राजनीति, और जोड़ सी नीति चाहिए, सारी नीति बुद्धि तो मारनी है इनकी। ठीक है, कितने भारत रत्न और दबे पड़े। भारत रत्न बहुत दबे पड़े हैं जी, ऐसे ऐसे तो अभी तो आप ट्रेनिंग में, और इस ट्रेनिंग से मुझे ये लगा है, मतलब मैं आपको सही बताऊं, अपनी ट्रेनिंग चालू तो आज हुई है? ये जो ट्रेनिंग है ना हमारी 500 की, हमारा जो आज तक का काम था ना, वो तो ऐसे लोगों को समाज में से निकालना था जिनको ट्रेनिंग दी जा सके। अभी तक तो हमने ट्रेनिंग चालू भी नहीं करी थी, ट्रेनिंग तो अभी होंगी आने वाले टाइम में। वो कहते हैं ना कि तो भाषण देखा है, तो अभी तक तो भाषण ही दिए हैं खाली, अभी तक ट्रेनिंग कहाँ हुई है। देखना जब प्रैक्टिकल इस पे काम करेंगे तो चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि हमारे पास आदमी है, ये पहली कंडीशन है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन ही चाहिएगा, प्लम्बिंग का काम करने के लिए प्लम्बर, किचन में रसोईया, जिसकी समझ जिसको है वो चाहिएगा। वो उस लेवल के आदमी जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। इससे बढ़िया बढ़िया जो लोग मिल रहे हैं, अरे भाई क्यों हम किसी की एडवर्टाइजमेंट करें? जब हमने कह दिया एक, हम किसी और कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी की। ये नौटंकी हैं। देखो ये, चलो मैं बता देता हूं, आज तक मैंने कभी बोला नहीं है। आप बताइए, ये फोटो लगी है महात्मा गांधी जी की, दोबारा चालू करो स्टेशन को। ये फोटो लगी है महात्मा गांधी जी की, जनता सरकार मोर्चा का बैनर है, टीम 500 का संकल्प दिवस नजदीक है, भाई राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि है, हम अहम मोड़ पर खड़े हैं, दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारा रास्ता अहिंसा का होने वाला है, ग्राम स्वराज की तरफ का जाने वाला है। और देश ने जिसको बापू कहा, जिसको महात्मा की संज्ञा दी, उस आदमी ने, जिसके साथ उनका गहन मतभेद था, सुभाष चंद्र बोस ने, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री थे, जो उस आदमी ने इनको महात्मा की संज्ञा दी। इस आदमी को दुरात्मा कहने वाला आदमी देश के बारे में भला सोच सकता है क्या? बताओ पहले तो। महात्मा गांधी को दुरात्मा गांधी कहने वाला आदमी कभी भी देश की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। वो देश के लोगों को बांटने के बारे में तो सोच सकता है। इसीलिए उस गंदगी की वजह से उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी? वो जो गुजरात में रहता है वो, ये जो तड़ीपार और आदमखोर है, इनका यारी गुजराती है। वो क्या कह रहा है? हमको एक ऐसा कानून, वो शेर को कह रहा है ऐसा कानून बनाओ कि जंगल में शेर बकरी ना खा पाए, है ना? राइट टू रिकॉल ऐसे कानून है ना? बताओ ना। वो किसी पार्लियामेंट के मेंबर को कह रहा है कि तुम पार्लियामेंट के मेंबर ऐसा कानून बनाओ कि पार्लियामेंट के अंदर से हम तुमको घसीट के नीचे ला सके। वो कानून बनाएगा। अरे आप बताइए ना, आप कानून बना सकते हो आपकी सरकार बनने के बाद, लेकिन वो मौजूदा सरकार से डिमांड करता है। मैं इसके साथ सहमत नहीं। ठीक है, आपका मुद्दा है तो आप अपना मुद्दा एजेंडा लेके चलिए, किस तरह से लेके जाएंगे आप बनाएंगे, किसे इसको आगे बढ़ाएंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लान है तो आपको सामने आने से हमें डर लग रहा है। आपको सामने नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं तो इसके नीचे घुसा रहूंगा, चिंता मत करो या ये चारों तरफ से इसलिए तो ढका हुआ है हमने। मैं सामने आऊं नहीं, आप लोग बिल में घुसे रहो, लड़ेगा कौन फिर? कह देंगे आपको कहते हैं देवेंद्र भाई सामने आ जाए तो हमें डर लगता है, फिर तुम सामने आ जाओगे तो हमें भी डर लगता है। बच्चे कौन पालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? भाई देखो, किसी ना किसी को तो, जिसको समझ आ गया है उसमें से किसी ना किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समझाने का काम है।
मास्टर जी से बढ़िया कौन समझा सकता है। अब मैं तो मास्टर जी हूँ, मैं तो बंद कमरे में भी क्लास ले सकता हूँ। अभी तक जो चिल्ला रहे थे पब्लिक के अंदर, इसलिए चिल्ला रहे थे ताकि पब्लिक को पता चले कि ऐसे मतवालों की टोली एक निकली है, उसके साथ जुड़ जाओ। अब आपके गांव गांव तक बात पहुंच चुकी है, लोग जुड़ने को तैयार बैठे हैं। आप पहुंचेंगे तो जुड़ते रहेंगे, आप जुड़ते रहो और फिर इधर बोरे में डालते रहो और हम उनको ले जाके सिखाते रहेंगे और पिछले गेट से निकाल के फिर समाज में उतारते रहेंगे। आप इधर से आओ, आलू डालो, सोना बना के देते रहेंगे। ठीक है क्या नहीं? पर आलू तो इकट्ठे करके लाओगे, खेत से फसल तो काट के लानी पड़ेगी कि नहीं? इसीलिए इतने सारे आलू इकट्ठे करे हैं? ये सोना बनेंगे, लोगों को दिखेगा यार सोना बनाया जा सकता है आलू से सोना। वो एक ही फैक्ट्री है खाली इधर। तो क्या है, ये घबराना नहीं होता है। मैं जब इस पे बात कर रहा था कि बाहर ये सिक्योरिटी के लिए ये लगाना, बिल्ला लगाना, दूसरा लगाना, एक दूसरा पहचान जाए, सामने बंदा जो खड़ा उसका नाम क्या है, इसके लिए अच्छी बात है। ताकि बंदे से जब पूछते ना भाई तुम्हारा नाम क्या है, यार 3 दिन से साथ रह रहे हो तुम्हें नाम नहीं पता, तो इससे बेटर है सामने लगा होगा तो बार बार उसका नाम लेंगे, बल्कि नाम लो एक दूसरे का। अभी मेरे को स्वप्निल का नाम पता है, याद है, लेकिन जिस टाइम पे बोलने की बार यही मैं बोला यार नाम भूल गया यार स्वप्निल तुम्हारा। तो इसी तरह वो भूल ना जाए हम लोग, बार बार जब हम सामने खड़े बात कर रहे होंगे तो नाम लेके बोलो, और भाई साथ में यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सामने ये लगाने में कोई नुकसान नहीं है। फिर जिसका नहीं लगा होगा समझो वो डर रहा है, अभी यार शर्म आती है यहाँ अपना नाम लगाने में, इतना करने की जरूरत नहीं है, सारे लगा लो। लेकिन अननेसेसरी का डर मत दिखाओ। जो हिमांशु ने अभी बोला, जो इस दिमाग में आ सकता है वो संभव है। अगर आप ये डरोगे कि आपकी जान को खतरा है तो वो संभव है, और आप ट्रस्ट करोगे उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। राजीव भाई अगर आज जिंदा होते, मैं आपको सच बता रहा हूं, अंदर की फीलिंग बता रहा हूं, मैसेज जो बता रहा हूं, जो भीतर की, आज वो रो रहे होते, आरोप पे आरोप लग चुके होते, केजरीवाल की बराबर में खड़े होते। क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था भारत को बदलने का, वो इसी पॉलिटिकल सिस्टम में, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी की, इन्हीं के तरीके से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा के, इन्हीं के तरीके से चलने का देख लिया। देखा ना, ये देखा था क्या हो सकता था। तो परमात्मा ने क्या देखा कि राजीव भाई के पास या तो रिसोर्सेज की कमी थी, या आदमियों की कमी थी, या धोखेबाज आदमी उनके साथ आ गए थे, या ऐसे ऐसे सड़े हुए इजड़ों के सरदार आ गए थे, हैं? सरदार मतलब चीफ। तो वो आदमी, मतलब वो ऋषि, हम आदमी नहीं कहेंगे, जिसने अपना बलिदान दे दिया, तो ऐसा ऋषि, ऐसा महात्मा आरोप लगने से पहले देह त्याग गए। तो आरोप लगने से पहले देह त्यागने से उनका पूरा जीवन निष्कलंक बीत गया, तो आगे वाले लोग फॉलो आराम से कर पाए, हम जैसे लोग उनको आराम से फॉलो कर पाए, क्योंकि निष्कलंक थे ना। हम जैसे लोगों पे तो लग गया कलंक, हमारे तो मुंह पे काली पोतने को लोग तैयार बैठे हैं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे एक निष्कलंक आदमी बैठा है, और हमारे पीछे ऐसे लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं फर्क पड़ता, हम तो उनके मजदूर आदमी है, उनका विजन लेके चल पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है, असली कहानी यह है कि परमात्मा ने जब ये देखा, कुदरत ने जब ये महसूस किया कि इस रास्ते से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तो उस आदमी को वहीं रोक दिया, उसके काम को। अभी नहीं, अभी जो तुमने तैयार किया है, इस माल की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। कई बार होता है ना, रसोई में बना के रख लेती है माता कि भाई इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी उबाल के रख लिया है, जब खाना होगा छोक लगा के खिला देंगे, तड़का लगा देंगे। तो अभी आप सारे लोग पके हुए हैं ही ऑलरेडी, तड़का तो लगाना है? भट्टी जलाई रखी है मैंने, बस पतीला आ रहा है, सबको डाल देंगे और तैयार माल तैयार हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हो गया कि कुदरत को मालूम है काम कैसे होगा, उसकी बड़ी प्लानिंग है, उसको यह पता है कि इस रास्ते से, गलत रास्ते पर चल गए तो वो उस काम को वहीं रोक देगा। क्रांति के रास्ते पे तो अन्ना हजारे भी चला, क्रांति के रास्ते पे अरविंद केजरीवाल भी चला, देखा कि ये भी उसी रास्ते चल पड़ा।
काम रोक दिया उसका भी, रुक गया ना कारवां। लोगों को भरोसा हुआ, एक फीलिंग आई कि कांग्रेस के इस चोरों वाले राज से ये नरेंद्र मोदी निजात दिला सकता है। लोगों ने भरोसा किया, ऊर्जा सारी लगा दी, इसको बना दिया। पता लगा ये तो डाकू निकला तो अब रुक गया। रुका हुआ है ना अब सब कुछ, नहीं होगा इससे। अब इसको डर सता रहा है कि कुर्सी से उतारा तो फांसी तोड़ेंगे लोग, जूते मारेंगे चौराहे पर, क्योंकि बोला था कि 50 दिन में सब चीजें ठीक ना हो तो चौराहे पर, जिस चौराहे पे कहोगे आ लेना, फांसी टांग लेना, जूते मार लेना। मैं तो कब से नया जूता लेके रखा हुआ हूं, पर आ ही नहीं रहा है किसी चौराहे पे ये। मैं कह रहा हूं आ जाओ यार, लाल चौक पे ही आ जाओ। तुम बड़े गाते हो लाल चौक को, तुम दिल्ली के लाल किले पे ही आ जाओ। मारने का बहुत शौक, मतलब चाह चढ़ा हुआ है मेरे को कि मुझे मोदी के पिछवाड़े पे जूता मारना है, क्योंकि उसने झूठ बोला हमसे। नोटबंदी में हमारा सत्यानाश किया, जीएसटी में पूरे देश का सत्यानाश किया, वैक्सीन लगाकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी, बच्चे नपुंसक कर दिए, लोग मार दिए, औरतें बांझ कर दी, नए बच्चों को मार रहा है वैक्सीनेशन कर करके, और वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटवा लिया, शरीर तोड़ दिए सारे के सारे देश को धोखा दिया। यहां तक कि राशन, कोटे वाले राशन में भी जहर मिला करके दे रहा है, कैंसर होने वाला, फोर्टिफाइड के नाम पर उस पर केमिकल छिड़का के दे रहा है। तो ऐसे आदमी को चौराहे पर जूते नहीं लगने चाहिए क्या? मैं प्रधानमंत्री पद की पूरी गरिमा रखता हूं, प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी नरेंद्र मोदी को मारने की बात कर रहा हूं। समझ गए ना बात? और मैं तो जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 जूते मार रहे हैं, एक इधर एक इधर, और नए जूते मारूंगा, पुराना भी नहीं, कीचड़ वाला भी नहीं। पर कोई आए तो, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने अपने घर में एक, हमने तो क्या कहा, समर्पण करना है, हम मोदी के पुतले को मार लेंगे। अपने अपने घर में वीडियो जारी होगी, एक दिन 1 लाख लोग जूते मार रहे होंगे, लोग मारे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, फांसी तोड़ रहे होंगे, ठीक है, सिंबॉलिकली तोड़ेंगे इसको फांसी, चलो तोड़ दिया हमने इसको। ये परसेप्शन से डरते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, और ये समाज में जिस दिन सारी बातें सच चली जाएंगी, आज बताना चालू करोगे तो बीज आज डाला है, आज वो चीज सामने नहीं आएगी। बीज हमने 4 साल पहले डाला था तो 4 साल लगे यहाँ तक आने में। बीज डले हुए हैं, फसल पूरे देश में तैयार है, आपको खाली काट काट के कैंटरों में भर के अपनी अपनी कंपाइन उठा के निकलना है, बस खाली काट के ले आओ। उन आदमियों को जो तैयार पड़े हैं उस जुड़ने के लिए, उनको ले आओ। अब इसके लिए ये ट्रेनिंग चलती है, इसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम आपको बनाना है। जिसको जो ग्रुप नहीं मिला अपना ग्रुप ले लेगा, जिसने जो काम नहीं करा वो काम कर लेगा, लेकिन कंप्लीट इस बात की समझ आप लोगों को होनी चाहिए, ये लड़ाई बड़ी है, केवल और केवल समझ से जीती जाएगी ये लड़ाई, केवल समझ से, कोई हथियार नहीं। सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का हथियार है, यहाँ ज्ञान युद्ध है ये, और केवल वही आदमी इसमें लड़ पाएंगे जिनको बात समझ में आ जाएगी, जिनको हमें समझाना पड़ेगा, वो आदमी हमारे ऊपर बोझ रहेंगे। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है, जो कहा जाए उसको कर देना है। डाउट है तो डाउट, जितनी बात आपको दिख रही है, मान लो आप मुझे कहोगे ऐसे कैसे होता है भैया, मैं कहूंगा ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से होगा। फिर होएगा चलो भैया मैं प्लेट ही ले आता हूं डाल के। तो फिर वो, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन इतना आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि हर मुद्दे के ऊपर डीप समझ रख रहे हैं। आप अपनी टीम में से अपना बेस्ट कैंडिडेट, सबसे अच्छा बेहतरीन कैंडिडेट आप हमें बताते जाइए। सबसे बेहतरीन लोग जब आगे होंगे, सबसे सच्चे लोग जब आगे होंगे, और बीच में कोई गलत आदमी आ जाए तो हमको बताते जाइए, धीरे धीरे सब छटनी हो जाएगी। और जब इन संतों का टोला जब चलेगा, यकीन मानिए, कहते हैं ना कि खाली एक मंत्र से भस्म करना, वो ऐसे होता है, मतलब अपन बोलेंगे और सामने वाला ढेर खत्म, मतलब वो दिखेगा भी नहीं, उसको हम दिखाई भी नहीं देंगे, समंदर भी रास्ता देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको आवाज लगानी है खाली, कोई टेंशन नहीं, ये होगा। जरूरी नहीं है ये हमसे हो, ये होना ही है। जैसे हिमांशु भाई कह रहे थे, ऐसे ही चलना है सबने, समाज एक बार बिल्कुल नीचे एक बार ऊपर। आप ऊपर लेके जाने वालों में शामिल है कि नीचे लेके जाने वालों में शामिल है?
होना है परिवर्तन। इट्स नॉट लाइक कि हमने किया था इसलिए होना है, राजीव भाई ने किया था इसलिए ना, वो होना है। ये उनको करने वालों में थे, वो उसको मारने वालों में थे। समझ गए ना? घबराना नहीं है, और बस एक बात याद रखनी है कि होने का मूल्य है करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब ने अभी कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि राजीव भाई जब ये जम्मू कश्मीर से अपने साथी यशपाल जी पहुंच गए हैं। लेट इनकी ट्रेन लेट चल रही थी, कई घंटे लेट थी, 10-12 घंटे। बहुत स्वागत, धन्यवाद। तुम्हारा शुक्रिया। कैसे भाई, एक मिनट। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, अपना उनका जो आंदोलन था वो आजादी बचाओ आंदोलन था। आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना 90s के दौर में की थी राजीव भाई और कुछ 2-4 लोगों ने मिलके, प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा जी इलाहाबाद से, क्योंकि राजीव भाई उस समय वहां अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। तो उसका काम क्या था आजादी बचाओ आंदोलन का? भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी देश में। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर राजीव भाई और उनकी टीम ने पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पता लगा कि ये ट्रेजेडी नहीं थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी ने गैस, जो केमिकल वेपन होता है, उसका टेस्टिंग करके भारत के हजारों लोगों को मार दिया। क्योंकि भारत और एशिया के देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है आदमी की, है ना? यहाँ कुछ भी टेस्टिंग की जा सकती है। तो उन्होंने किया और वो कंपनी का मालिक भी सीधा भाग गया था। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आंदोलन चला। यूनियन कार्बाइड नाम की जो कंपनी है वो आज भी देश के अंदर है, उसका नाम एवरेडी हो गया है। एवरेडी के जो सेल आते हैं ना, वो है हमारे। तो ये हमको लगता है उसने वो धंधा बंद कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया दूसरे नाम से, है ना? तो उस पर फिर उन्होंने सोचा कि देखा कि भाई क्या किया जाए, और बहुत सी कंपनियां हैं देश के अंदर। तो उस समय अभियान का नाम था कि विदेशी कंपनियों को भगाना है। तो वो लिस्टिंग करते चले गए। पता लगा 92 के दौर तक कि 5000 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिनको हमें भगाना है। 92 के बाद जब उनको ये 91 में WTO आया, गेट करार आया। गेट करार मतलब कि नई विश्व व्यवस्था उस समय आई दुनिया के अंदर। जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो पता लगा कि ये तो किशोर दिशा में जा रही है दुनिया अब यहाँ से, क्योंकि उसी समय भारत के अंदर 91 के दौर में ही रुपए का स्टैंडर्ड पूरी तरह खत्म हुआ। मनमोहन सिंह के आने के बाद मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये खबर फ्रांस के अखबार में 6 महीने पहले छप गई, क्योंकि वो RBI का पहले गवर्नर था, उससे पहले वर्ल्ड बैंक में नौकरी की थी। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड मनमोहन सिंह का नहीं था। तो वो राजीव भाई क्योंकि IIT से थे, है ना, रिसर्च पेपर में काम करते थे, तो उनके दोस्त बाहर थे, तो उन्होंने उनको फोटो भेजी कि ये फोटो है फ्रांस के अखबार में, ये खबर छपी है, तो इसका क्या मायने है। उन्होंने पढ़ा और देखा कि यार ये फिर वो जो घटना सत्य हुई कि किसी की भी सरकार बने, मनमोहन सिंह ही अगले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तब उन्होंने फिर ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया कि भाई ये क्या मामला है। जब इसको समझा 95 के बाद, फिर उन्होंने इस अभियान का नाम दिया भारत की पुनर्स्थापना भारतीयता के आधार पर। उनको अकेले ही करना पड़ा सारा, स्वास्थ्य के ऊपर खुद करना पड़ा, रिसर्च खुद करनी पड़ी। धर्मपाल जी के पास जो दस्तावेज थे, धर्मपाल जी ने वो दिए, क्योंकि धर्मपाल जी यही रहते थे बापूकुटी में, गार्डियन आदमी थे। तो राजीव भाई को भी यही रहना पड़ा आगे सेवाग्राम बापूकुटी में ही, क्योंकि दस्तावेजों का अध्ययन करना उस समय, फिर उनको कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटर में फीड करना। और वो डॉक्यूमेंट जो हैं आज भी अगर आप उनको देखोगे तो वो 16th, 15th, 14th सेंचुरी की अंग्रेजी में है। इंग्लिश लैंग्वेज उस समय की आप, वो बहुत कठिन है, अलग है उसका, आज का मायने अलग है, उस समय का अलग है। फिर उसको सरल ट्रांसलेशन करना, उसको पढ़ना, तो बहुत समय उसका उनका इसमें निकल गया। पब्लिक में वो नहीं जा पाए, है ना। आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, तो लोगों ने उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और ज्यादातर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसने किए? संघ के आदमियों ने। संघ ने तो पूरा अभियान ही चलाया, स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट ही चलाया पूरा। तो इस अभियान में उनके पास अपने लोग नहीं थे। उन्होंने कहा था एक बार कि मुझको सिर्फ 1 लाख युवा चाहिए व्यवस्था को बदलने के लिए। अगर वो उनको तैयार भी करें और रिसर्च भी खुद करें तो बड़ा
मुश्किल था, आयुर्वेद को खुद पढ़ना पड़ा उनको, क्योंकि हड्डीकर जी के पास वो गए कि भाई आप बता दो, अहमदाबाद में जो पुणे के थे रहते थे हड्डीकर जी, आधुनिक चरक जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो उम्र होगी, मैं कैसे बता दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आप मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा पब्लिक को कि स्वास्थ्य, क्योंकि व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, एलोपैथी को हटाना है अगर आपको, है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको अध्ययन किया, वो बोले कि कौन सा पढ़ना है, तो वो बोले कि ये पढ़ लो अष्टांग हृदयम, इसमें से कौन सा पढ़ना है, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा भाई तुम 50 सूत्र अगर तुमने बता दी पब्लिक को तो वो पर्याप्त है स्वस्थ रहने के लिए। फिर उन्होंने उसको पूरा ही पढ़ लिया, चरक को पढ़ लिया, तो उसमें उनके कई साल निकल गए। एक दौर आया 2003 से 6 तक, जिसमें उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद पर ही बात करी, तो दूसरा काम रुक गया। 2006 में फिर वो जब वो आयुर्वेद पर बात करने लगे तो रामदेव जी ने उनको संपर्क कर लिया 2004 से ही, क्योंकि उनके व्याख्यान टीवी पर आने लगे थे। उस पर संस्कृत क्या है, वो कौन सा चैनल था, नहीं आस्थाबाद में संस्कृत पढ़ा, संस्कृति संस्कार पे आते थे 2004 में उनके व्याख्यान, वो WTO के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, फलाने के ऊपर, उस समय आते थे। तो 2008 में 8 से ही वो हरिद्वार चले गए, 7 के बाद हरिद्वार में फिर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना कर दी। तो भारत स्वाभिमान में जब उन्होंने स्थापना करी तो 2 लाइन सबसे पहले बोली कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली लाइन राजीव भाई की स्पष्ट लाइन है ये कि मैं कभी कोई पद नहीं लूंगा, और ना ही जो संगठन में 3 पद हैं शुरू किए, राजीव दीक्षित जी, रामदेव और महामंत्री जो है वो बालकृष्ण, ये कोई चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे 3 आदमी। भारत स्वाभिमान क्या करेगा, भारत स्वाभिमान करेगा जागरण, लोगों को बताएगा और पूरे देश से 545 सांसदों को, ईमानदार लोगों को चुन के भेजने का काम करेगा। संगठन अलग रहेगा, राजनीति की दिशा अलग चलेगी। जब उन्होंने वो नहीं किया, वो इस लाइन से हटे ही नहीं 2 साल तक, तो उनको फिर रास्ते से हटना पड़ा, कंप्रोमाइज नहीं हुए किसी भी तरीके से। राजीव भाई अपनी लाइन उन्होंने नहीं छोड़ी। अब गलती कहां, ये क्या है जो मेरा एनालिसिस है, ब्रह्म वाक्य नहीं है, यहां पे उनके पास अपने लोग नहीं है। भारत स्वाभिमान रामदेव का मंच है, रामदेव के लोग जो योग से उसने कमाए हुए हैं। दूसरा, जो उनकी मीटिंग्स हुई है भारत स्वाभिमान में, वो सारी आरएसएस के लोगों में हुई है। आरएसएस मैं ले आया ना बुला के, सिसोदिया जी मुझे ले गए कहीं, तो मेरे ऊपर प्रभाव इनका है, तो इसलिए उनके जाने के बाद पूरी मूवमेंट खत्म हो गई। अगर उनके अपने लोग होते तैयार करे हुए तो वो मूवमेंट एज इट इज चलती। आए कब उनके लोग, राजीव भाई के जाने के, शरीर छोड़ने के बाद जब उन्होंने सूक्ष्म में प्रवेश किया तो हम सब लोगों को उदय हुआ। हम सब उनके बाद के हैं ना, 2010 के बाद के लोग हैं सब, क्योंकि जिनको सूक्ष्म की समझ है वो जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 3 लेयर पर काम कर सकती है। एक तो ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर बहुत हायर लेवल का शरीर है, उसमें सब लोग नहीं जा पाते, और उसकी भाषा अलग है, उसको सब लोग पकड़ के नहीं सकते। लेकिन सूक्ष्म शरीर में इस शरीर से 1000 गुना ज्यादा ताकत है काम करने की। इस शरीर के साथ क्या है, जैसे एआई में है, एआई कभी सोता नहीं है ना, 24 घंटे उसको रेस्ट की जरूरत नहीं, खाने की पीने की। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का शटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो उसको खाने की, पीने की, सोने की, यात्रा की, थकान की, सर दर्द की, नींद नहीं की कोई टेंशन नहीं है, तो वो उसमें उनको जाना पड़ा तब। वरना कोई व्यक्ति चला जाए तो 2010 में किसी ने शरीर छोड़ दिया, वो आज हम 2015 में खड़े हैं, आज भी नए कार्यकर्ता वो तैयार कर रहा है, रोज कर रहा है ना, आज भी उसका काम है कार्यकर्ता तैयार करना, इधर से उनको नहीं समझ देना, आगे बढ़ा देना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या आदत है, हमको आदत है बनी बनाई खीर खाने की, खुद कुछ ना करना पड़े। जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा ना, कितने समय में हो जाएगा, एक सवाल पूछा है मान से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रयास करना हमारे हाथ में है, हम प्रयास करेंगे। तो ये जिस काम को हम लोग कर रहे हैं ये इसी समय होना है, इससे पहले नहीं हो सकता है, जो क्योंकि भगवान की और प्रकृति की जो स्पीड है वो आज तक करोड़ों साल से आज तक उसमें एक पल का भी व्यतिरेक नहीं हुआ। पल सबसे छोटी इकाई है समय की, एक पल का भी
करोड़ों साल पहले भी सूरज उसी समय निकलता था, आज भी उसी समय निकलता है। प्रकृति में कोई बदलाव नहीं। भगवान, मैं अंतिम बात कह के अपनी बात करूंगा, फिर उसके बाद STLs आगे आ जाएंगे। हम जो वो ग्रुप वाली बात है, हमने STLs को सारे ग्रुप बना के दे दिए हैं। बाकी जो नए लोग आज आए हैं उनको हम जो है वो जो नए लोग आज आए